एनसीपी में घमासान के बीच बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी महाजुटान पर किस तरीके से असर पड़ा है, ये भी जानना बहुत दिलचस्प है। ये मैं आपको बताता हूं। 13-14 जुलाई को ये बैठक होने वाली थी और मैंने कल भी आपको कुछ एनालिसिस में बताया था कि इस बैठक पर तो ग्रहण लग गया है और देखिए आज उसकी पुष्टि भी होती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के अंदर हुए सियासी घमासान के बाद अब 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में तय की गई विपक्षी महाजुटान की बैठक टल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने बैठक टलने की बात को कंफर्म भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बैठक को रद्द कर दिया गया है और नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक संभावना है कि मानसून सत्र खत्म होने के बाद बैठक होगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच इस बैठक के टलने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा और कर्नाटक विधानसभा की मानसून सत्र बैठक होने का कारण इस मीटिंग को जो है वो टाल दिया गया है, लेकिन असली कारण जो है वो हम सभी जानते हैं। जिस तरह की सियासी उठापटक महाराष्ट्र में देखने को मिली है, शरद पवार सबसे मजबूत चेहरा इस विपक्षी एकता का दिखाई दे रहे थे, वो अब अपने घर की फूट को संभाल रहे हैं, वो बुरी तरह से घिर गए हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 10 से 24 जुलाई तक रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बैठक स्थगित करने का अनुरोध किया था क्योंकि नीतीश और तेजस्वी विधानसभा सत्र में व्यस्त रहेंगे। ये एक कारण बताया जा रहा है। यानी ये भी हो सकता है कि पहले से ही ये तय हो कि बेंगलुरु में बैठक नहीं हो पाएगी। पहले शिमला, फिर जयपुर की बात आई, फिर उसके बाद में बेंगलुरु इसको शिफ्ट किया गया। शरद पवार ने इसकी जानकारी दी थी, इसलिए शरद पवार से इसको जोड़ना गलत नहीं होगा। वो शरद पवार जो बेंगलुरु में बैठक के बारे में जानकारी देने आते हैं, निश्चित तौर पर उनका सलाह मशविरा भी रहा होगा दक्षिण को साधने के लिए। महाराष्ट्र के लिहाज से बेंगलुरु उनको मुफीद दिखाई पड़ा होगा, लेकिन वही शरद पवार बुरी तरह से अपने घर में घिर गए हैं। निश्चित तौर पर एनसीपी की इस फूट को इस बैठक के टलने से जोड़ा ही जाएगा। आपको बता दें कि 23 जून को पटना में 15 विपक्षी दलों की एकजुटता बैठक हुई थी। इसमें तो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, एमके स्टालिन समेत 6 राज्यों के सीएम, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती समेत 5 राज्यों के पूर्व सीएम शामिल हुए थे। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में मौजूद रहे थे। इससे पहले जो है बैठक शिमला में होनी तय हुई थी। ये पटना में ही तय हो गया था कि शिमला में अगली बैठक हो गई। 12 जुलाई को दूसरी बैठक शिमला में तय की गई थी। तब पत्रकारों से बात करने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हम 12 जुलाई को शिमला में फिर से मिल रहे हैं, जिसमें हम एक सामान्य एजेंडा तैयार करेंगे। हालांकि बाद में मीटिंग की तारीफ और स्थान में बदलाव हो गया था। हाल ही में शरद पवार ने कहा था कि बैठक 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। पिछली बैठक में एकजुटता पर सहमति बन गई थी। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव और पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सत्ता से हटाने को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई थी। बैठक के बाद सभी नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसमें सभी नेताओं ने कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव में एकजुटता पर सहमति बनी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी ने मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। बैठक में तय होना था कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा और पुख्ता तरीके से विपक्षी एकजुटता को जनता के सामने रखा जाए। इस बैठक में ही तय किया गया था, जो पटना में हुई थी, कि अगले महीने होने वाली दूसरी बैठक में इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। दूसरी बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा होने वाली थी। पिछली बैठक में एक साथ चलने पर सहमति बनी थी। इसके बाद अगली बैठक में तय होना था कि कौन कहां से लड़ेगा। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। दरअसल महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में एक बड़ी चुनौती के तौर पर बीजेपी के सामने खड़ी हुई। बीजेपी के साथ में सहयोगी के तौर पर अभी शिवसेना का एक गुट दिखाई पड़ता है। हालांकि असली शिवसेना का नाम सिंबल अब शिंदे के साथ है। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे जो हैं वो बाला साहब ठाकरे की विरासत संभालते हुए दिखाई देते हैं। बार बार सवाल खड़ा होता है कि क्या शिंदे जब चुनावी मैदान में जाएंगे तो उनको वही रिस्पांस मिलेगा जो सरकार में मिल रहा है। अभी संख्या बल के आधार पर निश्चित तौर पर वो बन गए मुख्यमंत्री, लेकिन इसके बावजूद जनता के बीच में जब जाएंगे तो आपसी फूट, पार्टी से अलग होना, ये बहुत सारी बातें जिनको उद्धव ठाकरे उठाते रहे हैं वो उनके खिलाफ दिखाई पड़ेंगी। ऐसे में चुनाव के दौरान उनकी चुनौती बढ़ सकती है। दूसरा बड़ा सवाल, बीजेपी के लिए कितना बड़ा फायदा दिखाई पड़ते हैं एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में। दरअसल बीजेपी के लिए एक अच्छे सहयोगी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है महाराष्ट्र में, और ये लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक बहुत बड़ी रणनीति है। इस पर मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने रखी है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं एनसीपी और शिवसेना दोनों के आधे आधे गुट को या दोनों के एक बड़े हिस्से को साधने के बाद में ये एक इंप्रेशन दिया है कि
किस तरह का चुनावी समीकरण हो सकता है। हालांकि इस पर बात स्पष्ट नहीं है, केंद्र की राजनीति को लेकर क्या यह समीकरण होगा नहीं होगा, इस पर एनसीपी के इस गुट ने अभी कोई स्पष्टता नहीं रखी है। हाँ, शिंदे निश्चित तौर पर, क्योंकि उनके साथ सांसद भी हैं और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ मंत्रिमंडल में फेरबदल में शामिल भी किए जा सकते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि शिंदे तो जो अलायंस होगा चुनाव से पहले उसमें बीजेपी के साथ एक मजबूत सहयोगी के तौर पर दिखाई देंगे। लेकिन बीजेपी को उनसे कितना फायदा दिखाई पड़ता है ये भी देखना है, सीटों का बंटवारा कैसे होता है ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में आपको मिलेंगे। लेकिन इस सब के बीच में महाराष्ट्र के साथ साथ में लोकसभा या आगामी आम चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं, जहां एक तरफ विपक्षी एकजुटता के प्रयास चल रहे थे जिसको बड़ा झटका लगाया शरद पवार की पार्टी के भीतर स्फूट के बाद, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।